हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और उसी के साथ कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, वो बताने की कोशिश करूंगा। और इसमें जो भी एनालिसिस रहेगा ये बेस्ड ऑन सिविल सर्विसेज का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से होगा। देन जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्री के और मेंस के, उसमें जो ट्रेंड रहा है उसमें जिस हिसाब से चीज़ें पूछी गई है उस हिसाब से हम चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा, मैं आपको समरी और इसका लिंकिंग बताने वाला हूँ कि कैसे ये डिफरेंट क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जा सकता है। इसी के साथ अगर कोई एडमिशन के ज़रिए एक्जिया आईएएस एकेडमी से जुड़ना चाहता है फॉर नेक्स्ट आपका एपीएससी देन यूपीएससी, तो आप हमसे एडमिशन के ज़रिए जुड़ सकते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स में। बाकी कोर्स के बारे में डिटेल में फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह जानने के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। बाकी कोर्स के जो भी फीचर है वो इस पर हाईलाइट किए गए हैं। तो रेगुलर क्लासेस होंगी, कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा एज़ पर सिलेबस। देन रेगुलर टेस्ट होगा फॉर आपका प्री एंड मेंस, उसमें आपके मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी करवाई जाएंगे फॉर ऑल द जीएस पेपर इंक्लूडिंग ऐसे पेपर। और इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है स्पेशली फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात करता है मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के बारे में। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? जो एंशियंट समय पे आपके जो पेड़ के जो कवर होते थे, फिर आपके क्लॉथ के ऊपर या फिर डिफरेंट जो मेटल है उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी गई थी उसी को हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये हमारी क्या है? धरोहर है। तो मैन्युस्क्रिप्ट से पता चलता है कि हमारे पास्ट में एंशियंट समय पे मिडिएवल समय पे हमारे जो एंचेस्टर्स थे या फिर जो उस समय के जो पॉलिटिकल सिस्टम थी, सोशल सिस्टम थी, इकोनॉमिक सिस्टम थी, उसके बारे में पता चलता है। तो ये हमारा हिस्ट्री को बयां करता है। तो इसीलिए क्या है, इन हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सिविलाइजेशन के लिए, हमारे देश के लिए। ओके, तो अभी इसके लिए क्या है, आपकी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, ज्ञान भारतम मिशन। तो अभी ये जो ज्ञान भारतम मिशन है, इसके तहत क्या किया जाएगा, आपका सर्वे किया जाएगा, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट है उनको डॉक्यूमेंटेशन की जाएंगी, उनका कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाएगा और मैन्युस्क्रिप्ट का जो हेरिटेज है हमारा उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो अभी के समय पे आप देखें तो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ हमें प्राप्त होती है? जो डिफरेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, म्यूज़ियम है, लाइब्रेरीज है, प्राइवेट कलेक्शंस है, तो इन सभी को हमें क्या करना है, ये राष्ट्र की, ये देश की प्रॉपर्टी है, इसको हमें संजो के रखना है। तो इसीलिए ये ज्ञान भारतम मिशन लिया गया है। तो अभी ये जो आर्टिकल है ये आपकी जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं। ओके, तो उसमें आपका क्वेश्चन मेंस में बन सकता है कि हम कैसे अपना जो हिस्ट्री है या फिर जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और मैन्युस्क्रिप्ट का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, तो क्या सिग्निफिकेंस है, देन इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसमें गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिया है। वैसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। और प्रीलिम्स में आपका पूछा जा सकता है कि मैन्युस्क्रिप्ट मिशन कौन से आपके स्कीम के तहत लिया गया है जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट किया जाना है। ओके, तो बाकी सभी जो चीज़ें हैं इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इंडिया हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर। तो इसमें आपके जो पाम लीफ है, फिर आपके क्लॉथ है, मेटल है, पेपर, मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें लिखा गया है पास्ट में। तो ये इसमें आपके डिफरेंट लैंग्वेज लाइक संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, अरबिक, पर्शियन, तिब्बतियन, देन इंडिजिनियस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है। तो इससे अभी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो सिविलाइजेशन है उसका कितना ज़्यादा डेप्थ है, हमारा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको हम संजो के रख सकते हैं। उस समय पे हमारा सोसाइटी कैसे मल्टीलिंगुअल हुआ करता था, आज जिस तरह से है, तो वो सभी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं इसमें। ओके, फिर आपके नेक्स्ट अगर देखिए इसमें, हाँ, तो जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है इसको 2003 में ही स्टार्ट किया गया था। ओके, लॉन्च अंडर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट।
तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ इसको लिंक करके पूछा जाएगा। तो ये जो मिशन है इसी का ये एक्सटेंडेड आपका मिशन है, ज्ञान भारतम मिशन। ओके, तो इसको ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। और ये अंडर आपका फंडेड है, देन अंडर प्रायोरिटाइज भी है, मतलब इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है मनुस्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करने का जो हमारा मिशन है। तो इसीलिए इसको प्रायोरिटाइज करने के लिए ही ज्ञान भारतम मिशन का आपका इनिशिएशन हुआ है, जिसके तहत क्या किया गया है, 60 करोड़ का आपका बजटरी एलोकेशन दिया गया है। तो ये 60 करोड़ का एलोकेशन, ये सभी चीज़ें आप मेंस में अगर जिक्र कर सकते हैं, ध्यान में रहता है, याद रहता है, तो आंसर थोड़ा अच्छा रहेगा। और अगर आपको ध्यान में नहीं भी रहता है तो इस सिंपल इस मिशन को आप मेंशन कीजिएगा। बाकी ये मिशन आपका ध्यान रखिएगा, इसको रिनोवेट किया गया बाई 2025, लेकिन ये 2003 से ही आपका जो मेन मिशन है वो चालू है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग इट्स नॉट गन वर्सेस ग्रोथ, स्पेंडिंग ऑन देसी डिफेंस टेक कैन बूस्ट इकोनॉमी। तो अभी आप ध्यान दीजिए कि जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा स्कीम है उसके तहत हम हर पॉसिबल फील्ड में कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे हमारा प्राइमरी फील्ड हो, उसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, फिशरी आ जाती है, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, इन सभी चीज़ों में। सेकेंडरी में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, टर्चरी सेक्टर में आपका डिफरेंट सर्विसेज आ जाता है। तो इसमें अभी हम सेकेंडरी सेक्टर हो या प्राइमरी या फिर टर्चरी, सभी में हम ध्यान दे रहे हैं ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। तो जो आत्मनिर्भर भारत का जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत भारत हर जो एस्पेक्ट है उसमें सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है ताकि हम 2047 तक विकसित भारत बन सके। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना है, विकसित भारत के गोल में डिफेंस का जो सेक्टर है वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। तो अभी डिफेंस सेक्टर में स्पेंडिंग करना, इसका मतलब बस ये नहीं है कि हम गन अच्छी एक्वायर करेंगे या फिर मिलिट्री पावर को ही सिर्फ एक्वायर करेंगे। इससे हमें क्या होगा, मिलिट्री में हम सेल्फ डिपेंडेंसी तो हासिल करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही हमारा क्या है, ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश की जो इंपोर्ट है, डिफेंस इंपोर्ट, वो घटेगी। हमारा जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो घटेगा। हम देश के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, लोकल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा, साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है वो बढ़ेगा, स्टार्टअप इंडिया जो है वो बढ़ेगा, स्किल भी हमारा क्या है, बढ़ेगा, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और हम बहुत सारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे टू डिफरेंट नेशन। तो इससे क्या है, एक ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट को अपने तरफ से ज़्यादा डिफेंस के ऊपर एक्सपेंसेस जो है, ध्यान रखिएगा, वेपन इंपोर्ट के लिए नहीं कहा गया है। इसमें इसमें कहा गया है कि हमें देसी डिफेंस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए हमारा जो देसी टेक्नोलॉजी है उसका हम डेवलपमेंट कर सके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्म्स एमिनेशंस है और जो नए डिफरेंट वारफेयर टेक्निक्स है, जैसे रोबोटिक्स हो गया, फिर आपके ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गए, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हो गई इन डिफेंस, तो इन चीज़ों को हम डेवलप करके हमारा जो ग्रोथ है उसको हम हासिल कर सकते हैं। तो भले ही आपके अभी अगर हम ज़्यादा डिफेंस में एक्सपेंस करें, R&D में ज़्यादा एक्सपेंस करें, तो उससे हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा, नो डाउट, लेकिन ये फिस्कल डेफिसिट क्या है, लॉन्ग टर्म में हमें मदद करेगा। तो इसीलिए हम जो बोरोइंग अभी फिस्कल डेफिसिट के लिए जो बोरोइंग करेंगे, तो बोरोइंग को हमेशा नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। बोरो जो है, अगर वो प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए किया जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव बोरोइंग है, तो उससे क्या है, देश को इकोनॉमिक सहूलियत मिलेगी। ओके, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया अगेंस्ट पाकिस्तान, ओके, टू काउंटर देयर प्रॉक्सी वारफेयर और टू रिटेलिएट जो पहलगाम का अटैक था उसको रिटेलिएट करने के लिए, तो या फिर आंसर देने के लिए। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, बहुत सारे इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की थी, हमारे DRDO ने डेवलप की थी, उनको हमने इस्तेमाल किया था, और उससे हमने सफलता भी हासिल की कि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो आपकी प्रिसाइजली टारगेट कर सकी। ओके,
तो हमारे जो डीप स्ट्राइक्स थे, प्रिसीजन टारगेटिंग थे, इससे पता चलता है कि हमारा जो डिफेंस डेवलपमेंट है, इंडिजीनियस डिफेंस डेवलपमेंट, वो काफ़ी अच्छा है। तो इससे अभी क्या है, हमें इन फ्यूचर भी और ये हमें प्रूव करता है कि हमें और इन फ्यूचर और डेवलप हम कर सकते हैं। प्लस ये ग्लोबल लेवल पे भी डिफरेंट नेशन को एक मैसेज जाता है कि हम अच्छा डिफेंस का जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। तो इससे अभी क्या होगा, हम और भी हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बूस्ट कर सकेंगे। ओके, तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इस बार बन सकता है मेंस में। ओके, तो कैसे हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और कौन कौन से साइड में हमारी लैगिंग देखी गई है। तो R&D का जो स्पेंडिंग है वो कम है। सक्सेस में आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मेंशन कर सकते हैं, उसमें ये इस्तेमाल किए गए ब्रह्मोस हो, आकाश हो, फिर जो DRDO का रेडार सिस्टम हो, ये सभी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। और इसी के साथ हम जो आपके जो लेक्यूनस है, लेक्यूनस में क्या है, R&D का स्पेंडिंग कम है। ओके, तो वो बढ़ाना ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उसको और आगे बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट है एर्डोगन अभी क्या है, जो आपके टर्की है उसके प्रेसिडेंट है। तो ये एर्डोगन जब से चुन के आए हैं ये टर्की में, तब से देखा गया है कि इनका जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। कोल्ड वार जब आपका कोल्ड वार चल रहा था 45 से 91 तक, तब तो आपके पाकिस्तान के तरफ झुकाव था ही। उसके बाद आपका बहुत समय तक टर्की जो है न्यूट्रल था। लेकिन 2003 के बाद जब एर्डोगन फिर से आपका रूल पे आया, तब से क्या है, आपका एक शिफ्ट देखा गया है, इस्लामिस्ट एंड प्रो पाकिस्तानी स्टैंस लिया जा रहा है बाई टर्की। ओके, तो वो हमें जो आपके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उसमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर देते हैं, जैसे UNGA का प्लेटफॉर्म हो या फिर OIC का प्लेटफॉर्म हो। ओके, जो क्या करते हैं, भारत के आपके अगेंस्ट जो भी वो कदम उठा सकते हैं पाकिस्तान के साथ, वो उठाते हैं अनजस्टिफाइड तरीके से, अनजस्ट तरीके से। ओके, तो अभी अगर हम इंडिया और टर्की का रिलेशन देखें, 50 से 90 तक तो हमारा रिलेशन कोई ख़ास नहीं था, क्योंकि जो आपकी पाकिस्तान थी और टर्की थी वो USA की एलाई थी। USA का दो आपका वार अलायंस था या फिर मिलिट्री अलायंस था, सेंटो सिएटो, इसी दोनों का पार्ट था ये टर्की और पाकिस्तान। ओके, और हम थे नॉन अलाइन कंट्री, हम न्यूट्रल रहना चाहते थे, तो हम न्यूट्रल थे। तो उस समय इनके साथ कोई, टर्की के साथ कोई हमारा अच्छा रिलेशन नहीं था। उसके बाद आपके जो टर्की के साथ रिलेशन है, उसमें देखा गया कि टर्की ने न्यूट्रलिटी मेंटेन किया 1990 के बाद लेके 2003 तक। तो लगभग 13 साल न्यूट्रल रहे, अच्छे नहीं थे हमारे साथ लेकिन न्यूट्रल रहे। तो एक कॉर्डाइल रिलेशन चल रहा था इस समय के बीच। लेकिन 2003 के बाद एर्डोगन का एरा जब चालू हुआ, उससे लेके अब तक आप देख सकते हैं रिलेशन अच्छा नहीं है। जबकि हमने उनके जो अर्थक्वेक थी उसमें ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भी किया था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, हमारे इंटरनल अफेयर्स आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को क्रिटिसाइज़ किया है। देन अगेन पाकिस्तान को ड्रोन दे के मदद किया, अभी हाल ही में जो पहलगाम अटैक था उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब। तो अभी इसमें आप देख सकते हैं, और टर्की जो ये आपका इतना ऐसा जो भी स्टैंस ले रहा है, इसके पीछे का क्या वजह है कि टर्की क्या करना चाहता है, जो एक पैन इस्लामिस्ट लीडरशिप है उसको रीबिल्ड करना चाहता है, जो एक आपका ओटोमन अम्पायर के समय हुआ करता था, जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ख़त्म हो गया था। तो वो खुद का आइडियोलॉजी एस्टेब्लिश करने के लिए वो क्या करता है, अनजस्ट तरीके से इंडिया के अगेंस्ट दूसरे देशों को, पाकिस्तान जैसे देशों को मदद करते रहता है, जबकि उसके खुद के घर में क्या है, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम है। ओके, तो वो चीज़ें अभी जैसे आपके टर्की के अंदर माइनॉरिटी का जो कुर्दिश है, आर्मेनियन पॉपुलेशन है, उनका राइट्स वायलेट होते रहता है। लेकिन वो क्या करते हैं, आपके एलिगेशंस लगाते हैं इंडिया के ऊपर अनजस्ट तरीके से। ये एलिगेशन लगाते हैं कि हम कश्मीरियों का, भारत कश्मीरियों का जो राइट्स है वो वायलेट करता है, लेकिन वैसा नहीं है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर क्या करता है टर्की जो है आपका, जब इज़राइल गाज़ा पे हमला करता है हमास के ऊपर, तो टर्की उसको क्रिटिसाइज़ करता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहा है। लेकिन जब पहलगाम पे अटैक होता है तब टर्की इसमें चुप रहता है। तो इससे आपका जो टर्की का एक डबल स्टैंडर्ड है वो आप देख सकते हैं। ओके, तो वही सभी चीज़ें आप अभी ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल इन फ्यूचर क्या है
किसी कारण से इंडिया टर्की के रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है इन जनरल। तो इसमें आपको ये 1950-90 का एरा से स्टार्ट करके अब तक का पकड़ना है, और इसी के साथ आपको क्या करना है, टर्की का आपका जो उसका डबल फेस्ड एटीट्यूड है वो भी आपको ये दिखाना होगा आंसर में। ओके, तो जो अभी मैंने बताया कि खुद के देश की माइनॉरिटी राइट्स को नहीं प्रोटेक्ट करता है, फिर डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करता है कि अगर आपके गाज़ा रीजन में क्रिटिसाइज़ अगर करता है तो इंडिया के फेवर में भी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था, लेकिन डबल स्टैंडर्ड, उनकी हिपोक्रेसी हम देख सकते हैं। तो ये आप आंसर पे मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। मीट चारवाका, इंडियाज मॉडर्न एंशिएंट थिंकर। ओके, तो अभी चारवाका फिलोसफी क्या है उसके बारे में इसमें डिस्कशन की गई है। ओके, तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपका चारवाका का जो फिलोसफी है वो आज के मॉडर्न जो समय है उससे कैसे मेल खाता है, वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि फिलोसॉफिकल कोर ऑफ चारवाका, चारवाका को लोकायता भी कहा जाता है। ओके, ये दोनों सेम ही है, एक ही फिलोसफी है, नाम दो है। तो अभी जब आपके 5th सेंचुरी BC अराउंड, ओके, जब आपके जैनिज़्म बुद्धिज़्म का सर्ज हुआ था, ओके, आजीविका सेक्ट का भी सर्ज हुआ था, तो उसी समय चारवाका और लोकायता जो फिलोसफी है उसका भी सर्ज हुआ था। तो अभी जो चारवाका और लोकायता फिलोसफी है वो दिस वर्ल्डली फिलोसफी है, अदर वर्ल्डली फिलोसफी नहीं है, एकदम कॉमन मैन की भाषा में बात करता है। ओके, तो अभी इसका जो थॉट है कैसा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो चारवाका है वो कहता है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो उसके हिसाब से लीव जॉयफुल लाइफ, जॉयफुल लाइफ जीना है जब तक लाइफ है। ओके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा आपके धर्म कर्म में या फिर भगवान में ज़्यादा आपको ध्यान नहीं लगाना है। ओके, क्योंकि ये एक आपका क्या है, नास्तिक फिलोसफी है, भगवान पे विश्वास नहीं करता है या फिर कोई आपके गुरु इन सब में विश्वास नहीं करता है। ओके, तो इसमें अगर इसका थियोलॉजिकल पोजीशन देखें तो स्ट्रांगली एथिस्टिक है, एंटी क्लैरिकल है, किसी आपका जो पुरोहित बात को ये सपोर्ट नहीं करता है। ओके, और आपके किसी धर्म को ये सपोर्ट नहीं करता है। इसके हिसाब से क्या है, धर्म का सर्ज या फिर पुरोहित का सर्ज कैसे हुआ है, डर की वजह से हुआ है। ओके, फियर एंड डिज़ायर की वजह से हुआ है। तो लोग का जो डर है, जो डिज़ायर है, जब डर ख़त्म नहीं होता है या फिर डर को दूर करना होता है या फिर डिज़ायर जब फुलफ़िल नहीं होते हैं तो क्या होता है, आपके कोई एक तरह के इंसान है जो क्या करते हैं, इसका आपका बेनिफिट उठाते हैं, क्लैरिक बन जाते हैं। ओके, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसका जो फिलोसफी है ये कह रहा है। ओके, फिर ये क्या करते हैं, नो क्रिएटर गॉड, कोई गॉड गॉड ने सृष्टि को बनाई ऐसा ये विश्वास नहीं करते हैं। ओके, तो इस ये कहते हैं कि यूनिवर्स जो है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ वाटर फायर एंड एयर। तो जो ये आपका 5 तत्व है, सॉरी 4 तत्व है, इन 4 तत्वों से मिलके ही आपका मानव जो है वो बना है या फिर यूनिवर्स जो है बना है, और इसमें मानव रहते हैं। अर्थ से हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, इसमें आपका चीज़ें उगा के खाते हैं। ओके, पानी से हम प्यास बुझाते हैं, फायर से हम चीज़ें पकाते हैं, एयर से हम सांस लेते हैं, बस यही चीज़ें हैं इसमें। ओके, तो इसका इनका जो एथिक्स है वो हिडोनिस्टिक है। हिडोनिस्टिक मतलब मटेरियलिस्टिक है कि प्लेजर जो है उसको मैक्सिमाइज करो, पेन को मिनिमाइज करो। ओके, उसके बाद ये क्या कहता है मेटाफिज़िक्स के बारे में, जो मेटाफिज़िकल क्वेश्चन है कि कोई नो आत्मा, कोई सोल जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई रीबर्थ नहीं है, कोई कर्मा आप कुछ भी करो, कोई कर्मा है उसका फल ये होगा वो होगा, ऐसा विश्वास नहीं करता है। नो मोक्षा, ओके, कोई मोक्षा का प्रिंसिपल नहीं है, जब तक जीते हो आराम से खाओ पियो मौज करो, और उसके बाद क्या है, आपका एक दिन डेथ होना ही है, और डेथ के बाद आपका फिर रीबर्थ होना, नो हेवन में जाना, हेल में जाना, ये सभी चीज़ों में विश्वास नहीं करता है चारवाका या फिर लोकायता फिलोसफी। ओके, और फिर ये क्या कहता है कि डायरेक्ट परसेप्शन इज़ वैलिड। डायरेक्ट परसेप्शन मतलब सीधा सीधा आपको जो चीज़ें दिख रही है वही आपका सही है। आपका अनुमान लगाना कि ये ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, वो रिजेक्ट करता है, अनुमान को रिजेक्ट करता है। ओके, तो फिर आपका जो स्क्रिप्चुअल जो टेस्टिमोनी है, जो स्क्रिप्ट में डिफरेंट जो धर्म ग्रंथ में लिखी गई है वो चीज़ें अनरिलायबल है बोल के बताता है लोकायता फिलोसफी।
ओके, तो इसमें अभी आप क्या है, लोकायता फिलोसफी को आप मॉडर्न लाइफ से कैसे जोड़ के देख सकते हैं। जैसे कि इसमें स्टार्ट किया कि मीट चार्वाका इंडियाज मॉडर्न एंशियंट थिंकर। तो मॉडर्न एंशियंट थिंकर कैसे है कि जो आज के समय पे जो आप देखते हैं कि लोग क्या है, मटेरियलिज्म के पीछे हैं, सुख के पीछे ही है। ओके, तो उससे एक पता चलता है कि जो आज का जो थॉट है वो आज ही सर्ज नहीं हुआ है, पहले भी किसी ने इसके ऊपर क्या की है, अपनी चिंता जताई है, अपनी सोच बताई है। बाकी इसमें और एक चीज़ें ध्यान रखिएगा कि चार्वाका फिलोसॉफी का एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इससे हम एक पॉजिटिविटी क्या ले सकते हैं कि हम अंधाधुन किसी क्लैरिक पे या फिर कोई भी धर्म का धर्म गुरु है, वो जो भी इंटरप्रेट करते हैं उसके या फिर कोई भी हमें क्या करता है, आपका रूढ़िवादी चीज़ें सिखाता है या फिर फंडामेंटलिस्ट नॉलेज देता है। ओके, जिससे हमारा ब्रेन वॉश होता है, वैसे चीज़ों को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। ये इसका पॉजिटिव साइड है। बाकी अगर इसका मटेरियल साइड देखें तो एक्सेसिव मटेरियलिज्म को जैसे जैनिज़्म ने हो या फिर बुद्धिज़्म ने आपका नकारा है कि एक्सेसिव मटेरियलिज्म के अगर तरफ, कंज्यूमरिज्म के तरफ अगर हम जाते हैं तो इससे हमारा लाइफ ख़राब होता है। ओके, हम सिर्फ डिज़ायर को फुलफ़िल करते ही रह जाते हैं और जब नहीं हो पाता है तो हम बहुत सारा दुखी हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ़िलॉसफ़ी है, यही ब्यूटी ब्यूटी है फ़िलॉसफ़ी का, कि आप एक फ़िलॉसफ़ी में देखेंगे कि कोई कुछ कह रहा है, उसके अगेंस्ट में कोई कुछ कह रहा है, तो उससे हमें क्या होता है, एक जो भी किसी चीज़ पे एक ब्रॉड आइडिया मिलती है। तो अभी क्या है, इंडिया का जो डिफरेंट आपका रिच फ़िलॉसॉफ़िकल ट्रेडिशन है, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, हिंदुइज़्म हो, देन आपका सिखिज़्म हो, ओके, या फिर आपका जो चारवाका का फ़िलॉसफ़ी है। तो ये सभी चीज़ें हमें पूछी जा सकती है कि कैसे हमारा जो ट्रेडिशन है, रिच है, वो क्या कहता है। ओके, तो वो पूछा जा सकता है मेंस में। और प्रीलिम्स में आपको ओवरऑल जो फ़िलॉसफ़ी है, जैसे चारवाका फ़िलॉसफ़ी अभी स्टेटमेंट पे दे देगा कि चारवाका फ़िलॉसफ़ी क्या है, आपका क्लैरिकल के सपोर्ट में है, तो वो गलत हो जाएगा। ओके, फिर ऐसे कुछ दे देगा कि वो ऑर्डर वर्ल्डली लाइफ में विश्वास करता है, तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए आपको चीज़ों को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। चार्वाका फिलॉसफी आत्मा में विश्वास करता है, ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, लेकिन विश्वास नहीं करता है। ओके, तो मैं आपको इसमें आइडिया बता रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस इन द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस, ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस होता क्या है, जैसे आपके पेड़ पौधे जो है वो क्या है, ऑर्गेनिकली आपके ग्रो करते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिकली ग्रो करना मतलब क्या, नेचर में खुद से ग्रो करना, उनका कैपेसिटी होना। तो ठीक उसी तरह से क्या है, जो इंसान के अंदर जो बुद्धिमत्ता होती है, जो इंटेलिजेंस होता है, वो ऑर्गेनिकली रहता है। ओके, ब्रेन के जो आपके डिफरेंट पार्ट्स है, जो डिफरेंट न्यूरॉन है, वो हमें क्या करते हैं, हमारे सेंसेस के ज़रिए, ओके, हमारे 5 और 6 सेंस के ज़रिए हमें चीज़ों को समझने में, उन चीज़ों को इंटरप्रेट करने में हमें मदद करता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या कर रहा है, जो ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस है उसको चैलेंज कर रहा है। लेकिन इसमें इस आर्टिकल में ये चीज़ें बताई गई हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे आपका जितना भी आगे बढ़ जाए, ओके, आपका जितना भी ऑथेंटिक क्यों ना हो, आपका फिर जितना भी फास्ट क्यों ना हो और एफिशिएंट क्यों ना हो, स्केलेबल क्यों ना हो, ओके, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, आपका इसका फीलिंग नहीं है। ओके, इसको रूट नहीं पता है, ये ए मॉरल है। ए मॉरल मतलब क्या चीज़ मॉरल है, क्या इमॉरल है, उसको नहीं पता है, ये डिफरेंस नहीं कर सकता है। ओके, तो उससे उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस है वो स्लो हो सकता है, इम्परफेक्ट हो सकता है, लेकिन इम्परफेक्ट में भी क्या है, एक ब्यूटी है। ओके, बट क्या है, ऑथेंटिक है, एम्पैथेटिक है। ओके, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एम्पथाइज नहीं कर सकता है, किसी इंसान को दुख दर्द हुआ तो वो उसको नहीं समझ सकता है, लेकिन इंसान क्या है, समझ के डिसीजन ले सकता है, वैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है। ओके, तो रूटेड इन मेमोरी एंड विजडम, तो हमारा जो विजडम है, जो सालों से हमने कमाया है, ओके, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ही दिन में गेन नहीं कर सकता है, और गेन करता भी है तो उससे वो क्या होगा, चीज़ें अनपरफेक्ट बताएगा, गलत बताएगा। ओके, और वो जो ह्यूमन जो फील कर सकता है,
ओके, जीते हुए एक्सपीरियंस कर सकता है, जो ह्यूमन टच को फील कर सकता है, वो जो इंसान जो एक मॉरल एजेंसी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। तो अभी मैंने ये चीज़ इस आर्टिकल को क्यों इसमें इंक्लूड किया है, रीज़न बीइंग कि आपको इन फ्यूचर पूछा जा सकता है ओके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इतना आगे बढ़ गया है, क्या ये ह्यूमन इंटेलिजेंस या फिर ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर देगा। तो ये अभी अभी के समय पे अगर कहा जाए तो पॉसिबल नहीं है, इन फ्यूचर देखा जाना है क्या होगा, लेकिन अभी के समय पे पॉसिबल नहीं है ओके। लेकिन चैलेंज ज़रूर कर रहा है इंसान के जो इंटेलिजेंस है उसको ओके, मतलब शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ह्यूमन इंटेलिजेंस विल बी रिक्वायर्ड ओके, उसकी ज़रूरत हमें रहेगी। तो ये सिर्फ अभी जो आर्टिकल मैंने बताया ये ओवरऑल मेंस में और आपके प्री में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, और देन प्री में कोई अगर आपका कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है इसको लेके कोई लॉ है तो उसके ऊपर कभी स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफरेंट सेगमेंट में, गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ में ओके, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, फिर आपके देन इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, फिर आपके एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में इंटेलिजेंस गैदरिंग में क्या मदद कर सकता है, वो वैसा क्वेश्चन बन सकता है ओके। मतलब एक क्वेश्चन ये जितना बताया एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है ओके। तो आप सोचेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी क्या है, एथिक्स में इसका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बहुत सारी अनएथिकल चीज़ें देखी जा रही है ओके, जैसे मॉर्फ वीडियो बनाना या कॉपी करना ओके, देन आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आपके लोगों का ओपिनियन को तोड़ना मरोड़ना, ये सभी चीज़ें ओके। आर्टिफिशियल वीडियोस के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए कम्युनल टेंशन को फैलाना, तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं ओके। बाकी ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ ही देखना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अभी कोई भी आप चीज़, कोई नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, आपको प्री एग्जिस्टिंग आपका नॉलेज ठीक रहना पड़ेगा ताकि आप सही गलत को निकाल सके। क्योंकि एआई में आप देखते हैं ना, या मेटा ही हो या फिर आपका चैट जीपीटी हो, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल छोटा है, सिंपल है, एक्यूट हंगर कंटिन्यूज टू राइज फॉर 6th ईयर इन अ रो। तो अभी क्या है, डिफरेंट रीजन में जो वार टोन रीजन है या फिर जहाँ पे आपकी सिविल वॉर्स देखी जा रही है, वैसे रीजन में क्या है, एक्यूट हंगर का प्रॉब्लम देखा गया है। तो अभी आप ध्यान रखिएगा कि एक्यूट हंगर का प्रॉब्लम ग्लोबली अगर हम देखें डिफरेंट नेशन में देखा गया है, तो ये क्या है, एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ही एक क्राइसिस है। फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन में अगर देखें, या फिर सूडान में देखें, हाथी में देखें, फिर साउथ सूडान में देखें, नामीबिया, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी देशों में क्या है, फूड या फिर हंगर का इशू देखा जा रहा है। तो इस हंगर के इशू से अभी क्या होगा, इन रीजन के जो आपके सिविलियन पॉपुलेशन है या फिर जो इनोसेंट पॉपुलेशन है, इनको दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। जो चाइल्ड है उनके अंदर आपके स्टंटिंग, वेस्टिंग, वुमेन के अंदर एनीमिया का प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म में हेल्थ का क्राइसिस देखा जा सकता है, फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है वो देखा जा सकता है। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल लेवल पे अगर यूनिवर्सली देखें तो जो ह्यूमन राइट्स है वो वायलेट हो रहा है। तो वैसे एक्यूट हंगर का प्रॉब्लम को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फ्यूचर ओके। और कैसे जो आपके डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो फेलियर है इन प्रॉब्लम्स को टेकल करने में, उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है 8 सिंगफो किंग कोरोनेटेड। तो अभी सिंगफो जो है एक आपका ट्राइब है इन स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश रीजन ओके। तो अभी ये आपके जो इनके एथनिक रूट को अगर देखें सिंगफो ट्राइब के, तो आर टिबेटो बर्मन ट्राइब। तो टिबेटो बर्मन ट्राइब के है ये, और कल्चरली रिलेटेड टू काचिन ट्राइब्स ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार के हैं ओरिजिनली, और म्यांमार से आपका माइग्रेशन हुआ था, माइग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार टू नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश एंड असम इन 18th सेंचुरी ओके। तो अभी उनका जो हिस्टोरिकल रोल अगर देखें तो क्या रोल इन्होंने प्ले किया है, तो जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था उनके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस दिया है डिफरेंट ट्राइबल लीडर ने। तो अभी इसके ऊपर क्या है, आपके हम जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है पढ़ते हैं उसमें हम डिफरेंट ट्राइबल लीडर के बारे में, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप का जो कंट्रीब्यूशन है ओके इन आवर नेशंस फ्रीडम स्ट्रगल,
उसको पूछा जाता है प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज, फिर मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या हिस्टोरिकल रोल रहा है? तो डिफरेंट जो ट्राइबल संथाल रेबिलियन है, मुंडा रेबिलियन है, हो रेबिलियन है, कोल रेबिलियन है, तो ये सभी हम मेंशन कर सकते हैं। इनके साथ हम सिंगफो जो ट्राइब है इनका भी कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं हिस्टोरिकल रोल। ओके, बाकी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है 3-4 ट्राइब देखे कि कौन सा ट्राइब कौन से एरिया को बिलोंग करता है। जैसे सिंगफो कौन से आपके स्टेट से बिलोंग करता है, या फिर भील, फिर मुंडा, फिर संथाली, तो ऐसे डिफरेंट ट्राइब को। इसीलिए आपको क्या है, ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं तो डिफरेंट ट्राइब को इनके जो हैबिटेशन का रीज़न है वो पढ़ना ज़रूरी रहता है, और इनके जो यूनिक कल्चर है उनके बारे में भी जानना ज़रूरी रहता है। तो अभी यही यूनिक कल्चर के बारे में कहा गया है कि जो सिंगफो आपका ट्राइब है, उनके जो किंग है उनको कोरोनेट किया गया है हाल ही में। ओके, तो अभी आप ध्यान रखिएगा कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके अंदर क्या है, एक आपका ट्राइबल लीडरशिप का जो सिस्टम है वो क्लैन बेस्ड गवर्नेंस में रूटेड है। ओके, बहुत हज़ारों सालों से क्या है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो अपने आप को कैसे गवर्न करती है, उनके सोसाइटी को, उनके इकोनॉमी को, उनके जुडिशियल सिस्टम क्या है, तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, जो आपका ट्राइबल गवर्नेंस है उससे। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अभी अगर इसमें देखें तो जो आपका चीफ चुना जाता है उनका कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मैंडेट नहीं है। ओके, लेकिन एक बात इससे पता लगता है कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अगर नहीं भी है तो जो एक सोशल मैंडेट है, ओके, एक कल्चरल जो मैंडेट है या फिर एक जो ट्राइबल मैंडेट है वो देखा जाता है। और जो आपके ट्राइबल चीफ है, ओके, उनका जो अभी कस्टमरी प्रैक्टिस है उसको हमें क्या करना चाहिए, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टेट गवर्नमेंट को जो डिफरेंट ट्राइबल रीजन है और या फिर जो डिस्ट्रिक्ट है, या फिर डिस्ट्रिक्ट में जो आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर स्कीम को आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इन जो आपके ट्राइबल इंस्टीट्यूशन है इनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी चीज़ें इससे समझनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है बूस्ट टू डेयरी सेक्टर। तो ये आसाम के लिहाज से ये क्वेश्चन आया है एपीएससी के लिए। तो हाल ही में क्या किया गया है, आपके 20 बीघास ऑफ लैंड एट जो रेनी जो एरिया है उसमें 20 बीघा ऑफ लैंड अमूल को दिया गया है, ताकि आपका क्या किया जा सके, अमूल के द्वारा आपका सेटिंग अप ऑफ ए स्टेट ऑफ द आर्ट डेयरी प्लांट। तो जिससे क्या होगा, आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो डेयरी का डेवलपमेंट है, जो डेयरी फार्मर्स का जो डेवलपमेंट है उसको इंश्योर किया जा सके। तो इसी के साथ अभी क्या होगा, अमूल जो है सबसे बड़ी आपकी मिल्क कोऑपरेटिव है। ओके, वर्ल्ड वाइड ही देखें तो इससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कम है, पर कैपिटा मिल्क कंजप्शन भी क्या है, कम है, उसको बूस्ट किया जा सकेगा। जो फूड आपका फूड सिक्योरिटी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, उसको इन्हांस किया जा सकेगा, क्योंकि अमूल एक्सपर्ट है मिल्क के ऊपर। तो नॉर्थ ईस्ट के जो यूथ है उनका स्किल का डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगी। तो उस लिहाज से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो ऑल्दो ये एपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन इससे इन जनरली जो आप पॉइंट है, टेम्पलेट है, उसको यूपीएससी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेना टू बूस्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ओके, डेयरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, अंडर यूटिलाइज पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए। ओके, फार्मर सेंट्रिक कोऑपरेटिव मॉडल को डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन करने के लिए, तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट प्रोडक्शन ऑफ खासी मैंड्रिन। तो इसमें अभी खासी मैंड्रिन क्या है, ये एक वैरायटी ऑफ ऑरेंज है जो आपका जीआई टैग हासिल कर चुका है, और ये मोस्टली अरुणाचल, सॉरी नॉट अरुणाचल, मेघालय रीजन में उगाया जाता है। ओके, तो अभी मेघालय का क्या है, आपका बॉर्डर है विथ असम। तो असम के जो आपके कामरूप जो रूरल है, फिर ग्वालपारा रीजन है, इनके आसपास भी ये उगाए जाते हैं। ओके, तो इससे अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ आपका क्लाइमेट चेंज। ओके, ये जो आपका ऑरेंज का टाइप है खासी मैंड्रिन, इसके आपका प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखी गई है। इसके जो डिफरेंट वैरायटी है उसमें रैपिडली डिक्लाइन देखा गया है। तो अभी इसका जो डिक्लाइन है, इससे क्या होगा, जो आपके
ऑरेंज के फार्मर्स है उनके ऊपर इकोनॉमिक स्ट्रेस आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आएगा, तो रूरल लाइवलीहुड को जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसे हमें अभी क्या करना है, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना है और स्कीम लेनी है ताकि हम क्या कर सके, हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है उसको प्रमोट कर सके, जो रूरल लाइवलीहुड है उसको प्रोटेक्ट कर सके, और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो एक आपका स्कीम है उसके तहत हम क्या करें, आपके जो प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट के लिए भी ध्यान दे सकते हैं। तो जब एक्सपोर्ट में ध्यान देंगे, जब एक्सपोर्ट होगा तो उससे क्या होगा, उसका डिमांड सर्ज होगा, तो गवर्नमेंट का भी इसमें क्या है और ध्यान जाएगा कि हमें इस जो पर्टिकुलर फ्रूट है उसको प्रोटेक्ट करना है। ओके, और इसके ऊपर जो भी आपके साइंटिफिक इंटरवेंशन चाहिए उसको भी लेना ज़रूरी रहेगा। तो वही सभी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इन जनरल देखिएगा, अभी ऐसा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ऑरेंज के बारे में पूछ लिया जाएगा, ओवरऑल क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है वैसा क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आप खासी मैंड्रीन के बारे में जिक्र कर सकते हैं, उसमें आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है क्रिएटिंग ब्रिज विथ लैंग्वेज, तो ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से है। तो अभी अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ओके, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन का डाइवर्सिटी देखा जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो भी आपके 8 स्टेट है, तो इनके बीच में क्या है, आपकी एक सिमिलैरिटी ये है कि डोमिनेटेड बाय ट्राइबल पॉपुलेशन। ओके, जो ट्राइबल पॉपुलेशन का नंबर है वो मेजॉरिटी है। ओके, तो अभी इससे क्या है, जो डिफरेंट ट्राइब्स है इनके अंदर आपके फिर से देखें तो सब ट्राइब भी है, और उसके वजह से क्या है, आपके कुछ लैंग्वेज में डिफरेंसेस भी रहते हैं। तो अभी इसमें कहा गया है कि जो डिफरेंट ट्राइबल लैंग्वेज है उनको एक दूसरे ग्रुप को सीखना चाहिए, उससे क्या किया जा सकता है, एक जो कम्युनिटी का कनेक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है, और ये आपके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या करेगा, मदद करेगा। तो आज के समय पे आप देखें तो जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश का आपका एंट्री हुआ और एनेक्सेशन हुआ नॉर्थ ईस्ट रीजन का, तो इधर क्या हुआ, आपका जो लिंगुआ फ्रैंका है वो या तो इंग्लिश हो गया या फिर बाद में देखें तो हिंदी हो गया। तो इससे क्या है, अभी इंग्लिश होना या फिर हिंदी होना या फिर ग्लोबलाइजेशन का असर पड़ना, उसके वजह से जो लोकल डायलेक्ट है या फिर जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है वो क्या कर रही है, अपना ग्राउंड खो रही है। ओके, या फिर ये लैंग्वेज जो है धीरे धीरे आपकी एक्सटिंक्ट होने को है या फिर डाइल्यूट होने को है। तो ये सही नहीं है कि एक जो कम्युनिटी है उनका आइडेंटिटी होता है लैंग्वेज, उनका पूरा कल्चर लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है कि जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, और प्रोटेक्शन कब मिलेगा, जब क्या होगा, उसमें एजुकेशन, उस लैंग्वेज में एजुकेशन प्रमोट किया जाएगा, और डिफरेंट जो आपके कल्चर के लोग हैं उनके बीच जब कम्युनिकेशन होगी एक दूसरे के आपके भाषा में। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो लोकल लैंग्वेज को, ट्राइबल लैंग्वेज को आपका डाइल्यूट कर रहा है। तो इसके लिहाज से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो भी इसमें आप मेंशन कर सकते हैं, आर्टिकल 29, आर्टिकल 13, ओके, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी आप इसमें लिंक कर सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 3 लैंग्वेज फार्मूला दी गई है, तो उसमें ट्राइबल लैंग्वेज में भी आपकी जो एजुकेशन है उसको दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पंचायत प्रमोट बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स। तो हाल ही में आप देख सकते हैं कि आसाम में जो पंचायत इलेक्शन है उसका कंक्लूजन हुआ। तो अभी आसाम हो या फिर अक्रॉस इंडिया आप कहीं भी देखें तो पंचायत का जो इलेक्शन है वो क्या है, ज़्यादा पॉलिटिसाइज होते जा रहा है और बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स में तब्दील हो गया है कि आपके जो डिफरेंट स्कीम दो या फिर कैश ट्रांसफ़र दिया जाए, तो उससे क्या है, एक वोट बैंक बनता है। लेकिन जो आपका पंचायत का सिस्टम है उसका अगर आप सर्च देखें तो जो गांधी जी का जो कॉल था कि गांव में क्या देना है, स्वराज देना है, सेल्फ रूल देना है, उसी के वजह से क्या है, डीपीएसपी में पंचायत का जो प्रोविज़न है उसको इंक्लूड किया गया। उसके बाद फिर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, और
आपका जो लोकल लेवल में डिसीजन मेकिंग का पावर है उसको आपका एम्पावर किया गया। लेकिन फिर भी क्या है, आप अगर देखिए आज के समय पे, तो जो हमने डिज़ायर किया था कि लोकल लेवल में लोग एम्पावर हो गए, ग्रास रूट लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग है वो स्ट्रांग होगी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ ओवर पॉलिटिसाइजेशन। इवन आपके जो डिफरेंट स्टेट के आपके जो सीएम है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या फिर एमएलए एमपी है, ये सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं पंचायत इलेक्शन में। और जो पंचायत इलेक्शन का मेन जो मोटो है कि गांव के लोगों के बीच गांव के लोग डिसाइड करेंगे विदाउट आउटसाइड इन्फ्लुएंस, तो वो चीज़ें क्या हो रही है, डाइल्यूट हो रही है। तो ये क्या है, पंचायत जो गवर्नेंस का जो आपका मेन मोटो था वो फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसीलिए क्या है, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो इसमें कही गई है आपके, जस्ट अ मिनट, कहीं पे मेंशन होगा, ओवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन होना, ये एक प्रॉब्लम है। ओके, फिर पर्सनलाइजेशन करना, फिर आपका बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स को देखना ज़्यादा। ओके, इंडिविजुअल करिश्मा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, तो ये हम नेशनल स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में चलता है, सही है, लेकिन गांव लेवल पे ये चलना सही नहीं है। ओके, क्योंकि गांव लेवल पे स्वराज के लिए ही या फिर जो गांव के लोग हैं वो अपने गांव में खुद से डिसाइड करें, वैसा एक माहौल बनाने के लिए ही पंचायत को लाया गया था, ताकि लोकल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। अगर आसाम के पर्सपेक्टिव में देखें तो अभी जो आने वाला एपीएससी है तो उसमें पूछा जा सकता है कि पहला पंचायत एक्ट कब लिया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, 48, देन 59, देन 72, देन 86। 86 और एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है एपीएससी में कि कब से डिसेंट्रलाइजेशन चालू हुआ था 86 में, ऑल्दो इनकम्प्लीट था 1994 से। 73rd अमेंडमेंट के हिसाब से पंचायती राज एक्ट लाया गया, ये भी पूछा जा चुका है। और प्री इंडिपेंडेंस में देखें तो 1951 में पहला आपका था असम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, और फिर रूरल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1926, तो 15 उसके बाद 11 ईयर्स के बाद, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी लगभग क्या है, 2000 से भी ज़्यादा गांव पंचायत है आसाम में, 185 आपके ब्लॉक लेवल में पंचायत है और 21 आपके जिला परिषद है। ओके, और इसका सल्यूशन क्या है, आपका जो 3F का प्रॉब्लम है, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरी, उसको ठीक करना है। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करनी है गांव के लोगों को संजो के। फिर आपका सोशल ऑडिट करना ज़रूरी है। देन डिजिटल पंचायत सिस्टम डेवलप करना ज़रूरी है। कैपेसिटी बिल्ड करना ज़रूरी है। ट्रेनिंग देना है जो वर्कर है पंचायत के, जो ऑफिशियल्स है। ओके, पार्टनरशिप करना है विद एनजीओ एंड यूनिवर्सिटीज़, नॉट ओनली विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड एमपी एंड एमएलए। फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाने हैं जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उनमें। ओके, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी है, तो ये सभी आप सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो आपके ट्रेड को लेके कन्फ्लिक्ट है उसके बीच बारे में आया है। तो बांग्लादेश क्या कर रहा है, अंडर द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, और उनके खुद के भी जो लीडर है उनकी अपनी आइडियोलॉजी की वजह से इंडिया के साथ जो रिलेशन था शेख हसीना के समय वो बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने क्या किया, आपका इम्पोर्ट, ये रहा, दिस एक्शन कम्स आफ्टर। तो अभी हाल ही में क्या किया, रेडीमेड गारमेंट्स विल बी अलाउड ओनली थ्रू पोर्ट ऑफ कलकत्ता एंड मुंबई। तो हमने क्या किया है, जो रेडीमेड गारमेंट है बांग्लादेश का वो आपका जो अलाउ किया जाएगा, ओके, इंपोर्ट के लिए सिर्फ थ्रू 2 पोर्ट, कलकत्ता एंड मुंबई। ये एक्शन क्यों लिया गया, क्योंकि 13 अप्रैल में क्या किया गया था बाई बांग्लादेश, उन्होंने बांग्लादेश इम्पोज पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यर्न वाया लैंड पोर्ट्स। तो उनके जो लैंड पोर्ट है उसमें हमारे जो एक्सपोर्ट है उसमें उन्होंने रोक लगा दी गई थी, इम्पोज किया गया था। उसके बाद इंडिया ने बहुत दिन तक इंतज़ार किया। ओके, तो 13 अप्रैल के बाद देख सकते हैं आज आपका कितना डेट है, 18 मई है। ओके, तो लगभग हमने 1 मंथ से भी ज़्यादा वेट किया कि ताकि बांग्लादेश इसमें कोई पॉजिटिव इसमें एक्शन ले, लेकिन उन्होंने कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं ली, तो हमें भी इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ा। और अभी हम क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश का जो ट्रेड रूट है थ्रू इंडिया, जो ट्रांजिशन है उसमें हम भी रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो इसे आप देख सकते हैं, एक जो रियल पॉलिटिक्स है वो या फिर आईआर में जो रियल पॉलिटिक्स है वो देखा जा रहा है।
ओके। और इससे क्या है, जो लॉस है बांग्लादेश को ज़्यादा झेलना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा गारमेंट एक्सपोर्ट करता है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि सीधा सीधी गारमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कम है। क्वेश्चन अगर बना तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है वो शेख हसीना का रेजिम चेंज होने के बाद, उनको हटाने के बाद क्या रिलेशन में कौन सी निगेटिविटी आई है, वो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है 99.999% ऑफ आर्ट्स डीप सी फ्लोर येट टू बी ऑब्जर्व। तो जो अर्थ का सी फ्लोर है, तो अभी जो आपका अर्थ है, अर्थ का 70% जो हिस्सा है वो आपका डीप सी फ्लोर ही है। ओके, जो हम मानते हैं ना कि 70% पानी है, तो पानी तो कहीं पे तो ठहरा हुआ होगा। तो कहाँ ठहरा हुआ है, जो सी फ्लोर है उसमें। तो उस सी फ्लोर के जो डेप्थ है उसमें अभी तक क्या है, सिर्फ आपका 0.1, ये रहा 0.001% ही ऑब्जर्व किया गया है। क्योंकि क्या है, जो कंडीशन है डीप बीनीथ दी ओशन बहुत ही हार्श है, और इसमें जो भी आपकी एक्सट्रैक्शन हुई है वो स्पेशली डेवलप्ड नेशंस के द्वारा ही हुई है। तो अभी देखा जाए तो कितने टोटल आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो 200 नॉटिकल माइल तक होता है, लगभग 120 है। और उसके बाद क्या आता है, हाई सी। तो इन सभी चीज़ों में क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, जबकि क्या है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी होने की संभावना जताई गई है। स्पेशली आपके क्या संभावना, जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है, ओके, उसके बारे में। तो अभी स्पेशली ये कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकता है, तो कुछ हमने मत्स्य 6000 एक सबमरीन सबमर्सिबल डेवलप किया है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। वो इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसको पूछा जा सकता है। ओके, बाकी जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट है या फिर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स है, वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय डीप सी फ्लोर ऑब्जर्वेशन या फिर माइनिंग। ओके, टू गेट डिफरेंट शॉर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू सस्टेन दिस मॉडर्न इकोनॉमी। तो वैसा क्वेश्चन बन सकता है, ओके, मीन्स में। बाकी इवन क्लोज क्या है, 1982 में आया था ये। ओके, और इसके तहत आपके जो टेरिटोरियल वाटर कौन सा है, कॉन्टिग्यूस जोन कितने तक होता है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। ओके, तो जो टेरिटोरियल आपका वाटर होता है बेस लाइन से, वो 12 नॉटिकल माइल है। फर्दर 24 नॉटिकल माइल अगर देखें बेस लाइन से, तो वो कॉन्टिग्यूस जोन है। फिर फर्दर आप अगर बेस लाइन से देखें 200 नॉटिकल माइल तक, तो वो क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में बन सकती है, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है, जो इसके अंदर ही आता है, यूएन क्लॉज के अंदर। ओके, तो ये क्या करता है कि जो सी बेड है उसमें कौन कितना माइनिंग कर सकता है, डीप सी माइनिंग, ये सभी चीज़ें दर्शाता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ इज साइबर बुलिंग टेकल अंडर द लॉ। तो ध्यान रखिएगा, कंट्रीज लाइक यूके, कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया अगर देखें, तो उनमें क्या है, स्पेशल आपके साइबर लॉ देखे जाते हैं। साइबर जो बुलिंग है या फिर जो साइबर क्राइम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूके में आपका मैलिशियस कम्युनिकेशन एक्ट है, ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट है, लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो उसके लिए स्पेसिफिक लॉ नहीं है, मतलब साइबर क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो भारतीय हमारा न्याय संहिता है 2023 का, जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया, तो उसमें कुछ प्रोविजन है, सेक्शन 74, 75, 351, 356, 196। तो ये क्या करता है, कोई अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ तो इस सेक्शन के तहत पनिश किया जाएगा। फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ तो सेक्शन 351 के तहत। डिफेम किया गया किसी को तो सेक्शन 356 के तहत उनको बुक किया जाएगा। तो ये सभी क्या है, हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर है, कोई एक्स्ट्रा लॉ नहीं है। ओके, तो वही चीज़ें इसमें कही गई है कि जो साइबर क्राइम है, जैसे ट्रोलिंग करना, डॉक्सिंग करना। तो अभी डॉक्सिंग क्या है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, अनऑथोराइज शेयरिंग ऑफ पर्सनल डेटा, तो उसको कहा जाता है डॉक्सिंग। तो अभी ट्रोलिंग, डॉक्सिंग, मॉर्फिंग एंड डीप फेक बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इम्पर्सोनेशन। ओके, फिर आपका शेमिंग करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट करना भाया डिजिटल मीन्स। ओके, तो ये सभी चीज़ों के लिए क्या है, एक हमारा लॉ नहीं है, तो एक लॉ होना चाहिए। ये ही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। वैसे लॉ तो है, ओके, पनिश तो किया जाएगा, लेकिन एक स्ट्रिक्ट एक लॉ होना चाहिए फॉर, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए है, लाइकवाइज।
तो अगर अदर लॉ देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। तो इसमें ये एक्ट जब साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा सर्ज में नहीं था तब का बनाया हुआ है। ओके, जो डिफरेंट चीज़ों को आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में बात करता है, इम्पर्सोनेशन के बारे में बात करता है, ऑब्ससीन मटेरियल के बारे में भी बात करता है कि कैसे आपका पनिशमेंट हो सकता है इसमें। ओके, फिर कैसे जो आपका डिफरेंट वेबसाइट्स है उसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में है। फिर एक नया लॉ आया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये डेटा प्रोटेक्शन के बारे में स्पेशली बात करता है। लेकिन आपके अभी ज़रूरी क्या है, हमें एक साइबर लॉ की ज़रूरत है ताकि हम साइबर बुलिंग जो होते हैं डिफरेंट तरीके से उसको टैकल कर सकें। तो इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।